अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला की गुफ्तगू आपने सुनी। उन्होंने ये कहा कि हमारा हक हमसे छीना जा रहा है लेकिन ये हम छीनने नहीं देंगे। बड़ी सख्त ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की। उन्होंने कहा कि हर हालत में जो हमारा राइट है उसको हम लेंगे। अब लगता है इस तरह है कि शायद चीज़ें तसादम की तरफ जा रही हों और ये गुफ्तगू हो रही थी आज। और आज आपको पता है कि सेनेट का इलेक्शन भी था। बहुत सारे लोग तो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। कुछ अवाम के यानी अवाम के नुमाइंदों के वोट लेके मुंतखब हुए, कुछ लोग जमातों की तरफ से मुंतखब हुए, कुछ लोग आज़ाद मुंतखब हुए। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी आज़ाद आ गए हैं, मोहसिन नकवी साहब भी आज़ाद आ गए हैं, फैसल वाडा साहब भी आज़ाद आ गए हैं। तो ये वो सारी शख्सियात हैं जो आज़ाद हैं। अगर आप इनके ऊपर कोई ये इल्ज़ाम लगाए कि काकड़ साहब आप तो निगरान वज़ीर आज़म थे चंद दिन पहले, अब आप किस तरह सेनेट में पहुँच के किसने आपको वोट दिया, तो वो आपको बताएंगे कि मैं आज़ाद हूँ, मेरा ताल्लुक़ किसी जमात से नहीं है। लेकिन वोट यकीनन उनको किसी न किसी जमात ने तो ज़रूर दिए होंगे। आज एक ख़बर बलूचिस्तान से भी आई। खबर ये थी कि कुछ असातिज़ा जो हैं वो अपने स्कूलों में नहीं जा रहे, अपनी जगह पे उन्होंने कोई और बंदे वहाँ पे रखे हुए हैं। यानी अपनी जगह पे उन्होंने कोई आज़ाद उम्मीदवार वहाँ पे खड़े किए हुए हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ये इंतहाई मज़ाक़ा खेज़ किस्म की खबर है। लेकिन इस वक्त जो मुल्क के में आइन और कानून के साथ हो रहा है, ऊपर से नीचे तक आप देख लें, जब आप आइन की पासदारी ना करें, कानून की अमलदारी ना हो, तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। ये नहीं हो सकता कि आप 90 रोज़ में इंतखाबात ना करवाएं, आइन को ना माने, कानून को ना माने और वो सारी चीज़ें सिर्फ पार्लियामेंट तक महदूद रहें और हुक्मरानों के जो बड़े बड़े महल हैं वहाँ तक महदूद रहें। नहीं, फिर वो नीचे तक आती हैं और चीज़ें यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि आज स्कूलों में ये हालत है। ये चीज़ रिपोर्ट हो रही है कि सेक्रेटरी तालीम जो हैं बलूचिस्तान के, वो ये बता रहे हैं कि असातिज़ा जिनको भर्ती किया गया था कि आपने बच्चों को पढ़ाना है, वो स्कूल में नहीं आते, बल्कि आगे उन्होंने अपनी जगह पर आज़ाद मुलाजिम रखे हुए हैं जो आके बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर एनीवे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत किस तरफ जा रही है, कैसे वो मज़ामत करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब के रवैये में ये जो जारहाना रवैया हमें नज़र आ रहा है, इसकी क्या वजह है, इन तमाम मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए हम कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा। ज़रताज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। ये सेनेट का इलेक्शन हो गया और अली अमीन गंडापुर साहब काफ़ी इस पर खफा भी नज़र आ रहे हैं। तो वैसे तो अब इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया और वजह यही है कि आप लोग वहाँ पे हलफ नहीं ले रहे, मखसूस नशिस्तों पे जो लोग आए, तो फिर तो मुलतवी तो होना था। नहीं, देखिए अतहर, बात ये है कि 8 फरवरी को वोट इमरान खान को मिला है, मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, लेकिन किसी तरीके से भी ज़बरदस्ती अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के खान साहब की पार्टी को और खान साहब के मैंडेट को चुरा के, अवाम के मैंडेट को चुरा के ज़बरदस्ती जो है वो हमारा मैंडेट ख़त्म कर दिया गया है। अभी तक भी हमारी पंजाब असम्बली में से 2 रिकाउंटिंग के अंदर हमारी 2 जो सीटें हैं वो खा ली गई हैं, वो नून लीग को दे दी गई हैं। अजीब मजाक हो रहा है कि यानी अगर बिलियंस ऑफ मनी आपने 8 फरवरी को एक वोट की पर्ची होती ना 5 साल के पास, अवाम के पास और क्या हथियार है? अवाम तो कोई हथियार तो नहीं उठाती, ना उनके पास कोई बारूद होता है, ना उनके पास कोई गोली होती है। एक ही होता है कि वो 5 साल के बाद एक वोट की पर्ची के जरिए वो फैसला करे कि ये वाला हुक्मरान मुझे पसंद है, ये वाला हुक्मरान मुझे नहीं पसंद, ये मुझे कैंडिडेट ठीक है, ये कैंडिडेट नहीं ठीक है। वो वोट की पर्ची के जरिए फैसला करते हैं। वोट की पर्ची के जरिए फैसला हो गया, खरबों रुपए लगा दिए आपने इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर। हम भी मैदान में उतरे, जो जंग व जदल के साथ हमने इलेक्शन लड़ा है हमें पता है। उसके बाद कहते हैं हमने नहीं माना, उसके बाद कहते हैं हमने इनका मैंडेट ही नहीं माना। अब फॉर्म 47 वालों को ज़बरदस्ती कौम के ऊपर मुसलत करने के बाद अब KPK में अली अमीन गंडापुर ने पिछले दिनों कितनी मैच्योरिटी का, कितनी अक्लमंदी का सबूत दिया कि उन्होंने बजाय इसके कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएं। हालांकि उनको पर कि जी पंजाब में भी वो नहीं आ सकते, वो अपने लीडर इमरान खान को भी नहीं मिल सकते। एक ही इलेक्टेड इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है और वो KPK की हुकूमत है, वो अवाम के जरिए आई है, फॉर्म 45 के जरिए आई है, उसी को ही सजा दी जा रही है, उसी को ही जो है वो फिक्स किया जा रहा है। ये जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला ज़रताज, ये तो देखें ना, पेशावर हाई कोर्ट में गया था और पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि आपका जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त नहीं है, ये सीटें दूसरों को मिलनी चाहिए। फिर वही बात है ना कि KPK में हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई, मेजॉरिटी हमारी है। कोई भी टेक्निकल इशू बना के, ठीक है, कोई भी लकोना बीच में निकाल के आप ज़बरदस्ती हमारी टेक्नोक्रेट्स की सीट, हमारी माइनॉरिटीज़ की सीट और हमारी ख़वातीन की सीट, कहते थे ना PTI शजर ममनुआ है, बंदर बांट करते हुए PDM को शर्म नहीं आई हमारी सीटों के ऊपर कब्जा करते हुए। और ऐसी ख़वातीन और ऐसे लोग जो हमसे हारे हैं मैदान में, हमसे इलेक्शन के अंदर हारे हैं, वो सब के सब कल में दिख रही थी कि ओत लेके वो हमारी सीटों के ऊपर आए थे। आना है ना तो अपनी इलेक्शन में जीत के आओ ना, और आपको आपके हिस्से का हिस्सा मिल जाएगा। अच्छा, अब देखिए ना, मैं सिर्फ अतर एक बात करना चाहती हूँ। अब अली अमीन ने
अपने सूबे की खातिर वो वज़ीर आज़म के साथ बैठे। हालांकि कितनी क्रिटिसिज्म हुई फॉर्म 47 वालों को, और जिन्होंने 2 साल से हमारे साथ जुल्म जबर और ज़्यादती की है, उसकी वजह से अली अमीन के ऊपर भी क्रिटिसिज्म होती है, क्योंकि उस फ्रेम में लोग इंटीरियर मिनिस्टर को, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पीटीआई के लोग साथ नहीं देखना चाहते। और अली अमीन की गंडापुर की मजबूरी कि उसने अपने सूबे का फ़ंड लेकर आना है। 1600 आपने KPK के फ़ंड NFC अवार्ड के तहत नहीं दिए, जो आपने गैस की और बिजली की रॉयल्टी में KPK को देने। आपने जो फाटा के मर्जर का वादा किया था कि 10 साल तक हर साल आप 100 अरब जो है वो फाटा की मर्जर के लिए आप KPK को देंगे। 5 साल में आपने सिर्फ 87 अरब दिया है। 417 अरब आपका KPK का पेंडिंग, आपने KPK को पैसा नहीं दिया। वो सुबह अली अमीन कैसे चलाएं? अच्छा, वो अपनी गाड़ी के लिए कोशिश तो करोड़ों की नहीं करवाने ना, वो तो 10 लाख का हेल्थ इंसाफ कार्ड फ्री दे रहे हैं। अब अली अमीन को मजबूर किया जा रहा है कि अली अमीन की जो मेजॉरिटी है उसको जबरदस्ती माइनॉरिटी में या कमजोर हुकूमत करने की कोशिश की जा रही है। देखें, अब हुकूमत के जो इस वक्त मौशी मसाइल हैं सेंटर के अंदर, वो सबके सामने। वजीर दिफा ने ये कहा कि हम ऑलमोस्ट दिवालिया यानी बैंकरप्ट हो चुकी है ये पूरी कौम, ये नेशन, इस हद तक उन्होंने कहा। दूसरी बात ये है कि अब आप जो एहतजाज की बात करते हैं, ये किस तरीके से आप लोग एहतजाज करेंगे? क्या कोई ईद के बाद कोई नई आप स्ट्रेटजी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बात बताए ना कि ये जो फॉर्म 47 वाला जो रेहाना डार से हार गया था, ये जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, इसको स्टेटमेंट देते हुए कोई शर्म आती है, कोई हया आती है इसको? एक तो ये खातून से ज़बरदस्ती जो है वो सीट लेके यहाँ पे मिनिस्टर बन गया, डिफेंस मिनिस्टर, और सुना है कि ये उन्होंने तो देखे ना बात की ना कि मुल्क में अगर टैक्स का निज़ाम हुआ तो ये हम दिवालिया हो चुके हैं, तो एक तरह से उन्होंने कौम की, मुल्क की फिक्र ही की। आप अथर यूँ करें ना, आप अपने कैमरामैन से कहें आवाम के अंदर जाए कि जब मुल्क खुदा ना खासा दिवालिया हो जाएगा तो आवाम को कितना नुकसान होगा। आवाम तो ऑलरेडी 14 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करी, आवाम तो ऑलरेडी महंगाई बर्दाश्त करी है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। ईद के ऊपर बच्चों के कपड़े होते नहीं है, खाना होता नहीं है, लोग अपने बच्चे बेचना शुरू कर देते हैं। सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ के दौर में होती हैं। असल जो रोला है ना कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, इसको कौन कह रहा है? नहज पे कौन लेकर आ रहा है? वो जो 35 साल से हुकूमत करके आते। ये 3 दफ़ा के वजीर थे, ये 3 दफ़ा के मुशीर थे, इनकी 3 दफ़ा की हुकूमत थी। ये अपने मुँह से कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाएगा। अभी इनके 16 महीने की जो इनकी हुकूमत थी, 35 के करीब पाकिस्तान में मिनिस्टर्स हैं, 100 के करीब इनके वजीर, मुशीर और मिनिस्टर्स थे। झंडा लगा हुआ है, प्रोटोकॉल है, पोर्टफोलियो नहीं है, मराहत मिल रही है मिनिस्टर की। OSD मिनिस्टर, ये भी पाकिस्तान के अंदर पहला रिकॉर्ड कायम हुआ है कि OSD मिनिस्टर जो है वो PDM की हुकूमत में मौजूद है, क्योंकि सबको खुश करो। अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया होता ना, ये जो कफन दफन के पैसे पाकिस्तानियों के पास रह गए, ये भी ख्वाजा आसिफ और PMN में लूटना चाहते हैं। देखें लीडरशिप, अब मियाँ साहब हैं, वो लीडरशिप का मुजाहरा कर रहे हैं, ऑल्दो वो वज़ीर आज़म नहीं बन सके। पंजाब की जो हुकूमत की सरकारी मीटिंग्स हैं उसमें भी वो शामिल हो रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि पंजाब को बेहतर किया जाए, वहाँ पर वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एक तो सबसे पहले मैं नवाज शरीफ को विक्टिम का मैं बिल्कुल खेलने नहीं दूंगी। इस सिस्टम के बेनिफिशियरी है। आज अगर अली अमीन गंडापुर से मेजॉरिटी को छीनने की कोशिश की जा रही है, आज अगर सेनेट का वहाँ पे इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया जा रहा है, अगर जजेस जो है वो ख़त लिख रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि हमारी प्राइवेसी को इन्वेड करके हमसे ज़बरदस्ती जो है वो फैसले वो लेने की कोशिश की जा रही है, या हमारे फैसले के ऊपर असरअंदाज हो रहा है, उस सिस्टम का सारा बेनिफिशरी कौन है? नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज है, ये सारा ख़ानदान है, जरदारी है। इस पूरे पकड़ दकर का जाली जो सारा मैंडेट इनको दिया गया, इसका सारा बेनिफिशियरी, तो ये किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके कह रहे हैं कि मैं जी अपने आप को कट डाउन करके और मैं मुल्क की खातिर जो है, मुल्क की खातिर क्या, अपनी बेटी की खातिर, अपनी बेटी के जो है वो टिकटॉक की एक वो वज़ीर आला बनी हुई है, हेलीकॉप्टर में ऐसे ठूंस से जाते हैं जैसे कोई बारात जा रही हो, इस तरह का शौक, इनके तो शौक ही नहीं ख़त्म होते हैं। उन्होंने कहा है कि वो हेलीकॉप्टर ले रहे हैं गरीबों के लिए, एम्बुलेंस आ रही है, वो एम्बुलेंस खरीद, एयर एम्बुलेंस ले रहे हैं वो। अच्छा, पंजाब में देखें, वो कहते हैं ना, वो जो खान साहब कहते हैं कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते हैं, हर रोज़ एक्सपोज होते हैं, हर रोज़ इनका मजाक उड़ता है। 300 रुपये इन्होंने यूनिट बिजली वो कर रही थी, सस्ती करनी थी, महंगी कर दी ना उससे ईद से पहले। कहते थे कि अगर मुल्क के अंदर महंगाई हो, अगर बिजली की कीमत, अगर पेट्रोल की कीमत ज़्यादा हो जाए ना, तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो वज़ीर आज़म तो इसका चाचा सही बैठा हुआ है ना, तो वज़ीर आज़म चोर है। आपके दौर में भी कीमतों में इजाफा होता था और उस वक्त जो है आप लोग ये कहते थे कि हमारी मजबूरी है, लेकिन इस वक्त 6% पे सबसे ज़्यादा जो है वो इन्फ्लेशन गई थी। इनके यहाँ 36 को क्रॉस करके जा चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जिसने अपने आप को कट डाउन करके कोई
हम लोगों ने ऑस्टेरिटी ड्राइव किया था, हमारे कोई खर्चे नहीं थे, हमारा कोई प्रोटोकॉल नहीं था, अच्छा, हमारे कोई वजीर मशीर एक्स्ट्रा नहीं थे। खान साहब तो हमें वो चाय पिलाने की भी रवादार कैबिनेट मीटिंग के अंदर नहीं हुआ करते थे, और ये ऑन दी होल ये अपने आप से वो खुद शुरू करते थे। यहाँ पे इनके ऐशो देखे ना, नहीं मेरी बात है ना, अगर ये ड्रामा करना है कि मैंने तनख्वाह नहीं लेनी है, अगर तनख्वाह नहीं लेनी है तो फिर उसके बाद 3-3 करोड़ की पोशिश और मैचिंग टायर्स और ये वो कैसे हो जाती हैं अपने उसके लिए। वालिद के मोहतरम की पाकिस्तान के पंजाब के टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर, आटे की कीमत के ऊपर या आटे की बोरी के ऊपर वो जो ड्रामा सारा हो रहा है, आटे में खिलाने में खवातीन को जलील किया जाता है, वहाँ पे नवाज शरीफ की भगोड़े की तस्वीर क्यों नहीं अब वो भगोड़े नहीं है ना, अब तो वो मोअज़्ज़िज़ रुकन है कौमी असेंबली के। तो यही मोअज़्ज़िज़ रुकन तो यही है ना कि फिर पाकिस्तानियों के लिए और कानून है, इनके लिए और कानून है। मैं यही तो कह रही हूँ ना कि सारे सिस्टम का बेनिफिशियरी नवाज शरीफ और उसका खानदान, ये विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। आखिर में क्योंकि मुझे बताया ना कि ये कौन सा वो होता है जो कहा था कि मैं बीमार और मेरे प्लेटलेट्स गिर जाते हैं और मुझे अगर 4 दिन की गारंटी दे कि इनके खुदा न खासा जिंदगी और मौत का फैसला है। जब ये 4 साल के लिए मफरूर हुए, कौन सा मफरूर होता है कि जब वो मुल्क के अंदर एंटर होता है तो नादरा खुद चल के उनके बायोमेट्रिक्स करा देता है। चलें, इसमें मैं एक और चीज़ जो आपसे पूछना चाह रहा था कि जो जज साहिबान ने ख़त लिखा, एक बेंच बना, अब आपकी जमात के अंदर से भी मुख्तलिफ आवाज़ें आ रही हैं। रऊफ़ हसन साहब ने कहा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, बैरिस्टर गौर साहब ने भी गालबन ये कहा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो हो रहा है मामला वो अदालतों को देखना चाहिए, सियासी जमातों को बीच में नहीं कूदना चाहिए। तो ये मामला अदालती है, अदलिया की इंडिपेंडेंस का है, आप लोग इसको सियासी क्यों बना रहे हैं? अच्छा, अगर हम सियासी कैसे ना बनाए कि उनके ख़त के अंदर लिखा हुआ है कि हमें बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान के फैसलों को पर असरअंदाज करने की कोशिश की गई थी। जब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही थी, हमारी पार्टी का निशान छीना, खान साहब को 31 साल की रातों रात सजा दी गई है ताकि कौम की उम्मीद को तोड़ा जा सके। 200 से ज़्यादा हमें इंडिपेंडेंट जो है वो निशान दे दिए गए। उसके बाद फॉर्म 47 वालों को ज़बरदस्ती जो है ये सारा मोल्ड करने के बाद बेनिफिशरी जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ, तो ये पॉलिटिकल मामला कैसे नहीं है। और जो जहाँ तक जुडिशरी की बात है, अगर ये जुडिशल मामला भी है, अच्छा लगता है ये मुल्क, इस मुल्क के अंदर इस हद तक तमाम लोग गिर गए एक सिर्फ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कुर्सी के ऊपर बैठाने के लिए। अवाम का मैंडेट तो चोरी कर लिया, अब आप मुअज़्ज़ज़ जजों को भी नहीं बख्शते। अच्छा चलो, मुझे सी खातून तो एक मैं एक वर्कर हूँ ना, एक टाइग्रेस हूँ, मेरी अना तो बहुत छोटी है। कल मैं डेरा गाजी खान में 9 मई में मौजूद थी। कल मैं पिंडी की ATC कोर्ट में मेरे ऊपर सिर्फ एक पिंडी डिवीजन के अंदर 14 FIR जो है वो कर दी गई, मुझे दहशतगर्द करार दे दिया गया। मैं उसके लिए कोर्ट के चक्कर लगा रही थी। आज मैं साइफर केस में गई तो शाह महमूद साहब की बेगम साहिबा आई हुई थी, बीमार खातून है, और वो रोज़ों के अंदर वहाँ आके बैठी हुई थी। अलीमा आपा हो गई, सारी खान साहब की बहनें हो गई, उनकी बेगम साहिबा हो गई, सारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन जो कोर्टों के चक्कर लगाती हैं सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को सिस्टम का बेनिफिशरी किया जाए। तो जब आप मुअज़्ज़ज़ अदालतों को, जजों को भी नहीं बख्शते हैं और आप उनके फैसले के ऊपर असरअंदाज होते हैं, चलो इसको छोड़ दें कि कौन सा बेंच है, कौन सा सीनियर है, कौन सा जूनियर है। क्या अगर ये मामला हल नहीं होगा तो मुझे एक बात बताया था, जब इस मुल्क के अंदर फैसले होंगे क्या इंसाफ के ऊपर वो मबनी होंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फैसले इंसाफ के ऊपर होने चाहिए। ज़रताज जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी बड़े गिले शिकवे होते थे, बहुत सारे ऐसे मुकदमे भी हुए, किसी पे हेरोइन डाली गई। तो अब आप जब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो आप लोगों ने भी मेक श्योर करना है कि ये ना फिर हमें बताएं कि वो किसी और ने फाइल भेजी थी तो हमने ये नैब का केस बना दिया। चले, मैं आपको ये कहती हूँ कि पिछली हुकूमत में तो जितने भी केसेस थे ना, वो PMLN और पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के ऊपर बनाए हुए होंगे, वो तो एक दूसरे को कहते हैं ना हम सड़क। ठीक है, तो अगली दफा सिर्फ एक सवाल है, अभी आपने वो इसका ना राना सनाउल्लाह के केस का वो किया, जब राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर थे, जो PTI वालों के ऊपर वो जुल्म कर रहा था, खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटते थे, चार दीवारों को पामाल करते थे, तो ये एंटी नारकोटिक्स का DGP तो इनके अंडर था। इन्होंने उनसे पूछा कि जब तुमने मेरे ऊपर ये केस किया था वो झूठा था या असल था? ये वैसे वो कहते हैं कि उन्होंने कोई तहरीरी दरखास्त वगैरह दी हुई थी, कोई लेटर लिखा था उन्होंने उस वक्त के किसी आला अफसर को कि इसके ऊपर इंक्वायरी करवाई जाए। ये राना साहब ने एक TV प्रोग्राम में कहा था। पर एनीवे, ज़रताज बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, वापिस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। अब थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी की। इस वक्त अगर आप इकॉनमी को देखें तो हर चीज़ की कीमत में लगता है इस तरह है कि इजाफा हो रहा है। पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। हम दुआ करते हैं कि जब ये लोग इक़्तिदार में आएंगे, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो वो पेट्रोल की कीमत कम कर देंगे, क्योंकि आपने सुना अभी वो फरमा रहे थे कि हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बताया कोई नुकसान नहीं होगा। और रज़ा रुबानी साहब भी आजकल जिधर भी होंगे हमें उम्मीद है कि वो इसी तरह बात कर रहे होंगे
कि जनाब 1 रुपीज़ एंड 2 रुपीज़ आपके लिए तो कुछ नहीं है, आवाम पे कितना ज़्यादा बोझ पड़ता है। ये इस वक्त जो हमारी मजमूई मौशी हालत है ये उसकी आकासी कर रही हैं। महंगाई में जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं, प्राइसेस जो ऊपर जा रही हैं, हमारी इकॉनमी किस तरफ जा रही है, FBR की इस्लाहत की बात भी होती है, उस पर भी बात करेंगे। कुछ दीगर जो इकॉनमी से रिलेटेड मामलात हैं उन पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी साहब। जैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। मेहरबानी जी, शुक्रिया। आप बताइए। अच्छा सर, जो नए वजीर ख़जाना है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इस वक्त उनके लिए मईशत के हवाले से सबसे बड़ा चैलेंज आपकी नज़र में क्या है? देखिए, उनके लिए जो चैलेंज है सबसे बड़ा वो है रेवेन्यू, टैक्स का रेवेन्यू जो है वो उन्हें कलेक्ट करना है, और वो टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट करना है उस तरीके से कि वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर पे कोई नहीं बढ़े। दूसरा उनके लिए चैलेंज ये है कि जो डिस्काउंट रेट है पाकिस्तान में वो जिस लेवल पर है, इस लेवल के साथ कारोबार नहीं हो सकता, और वो उसका ताल्लुक महंगाई के साथ है। तो ये दोनों चीज़ें, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, इस वक्त तकरीबन एक बहुत ही पेचीदा शक्ल में है, और इन दोनों को सही करना निहायत मुश्किल काम है किसी के लिए भी, औरंगजेब हो या कोई भी इंसान हो। जी ठीक। अच्छा सर, गैस की कीमत ऊपर जा रही है, बिजली की कीमत ऊपर जा रही है, कीमत ऊपर चली गई, तो ये जो महंगाई है क्या इसको शॉर्ट टर्म में आप देख रहे हैं कि हुकूमत कंट्रोल कर पाएगी? नहीं जी, बात बिल्कुल सीधी है कि गवर्नमेंट महंगाई को बिकॉज ऑफ द इनपुट, ये जो चीज़ें आपने बताई, गैस, पेट्रोल, बिजली, इनकी प्राइसेस को कम नहीं कर सकेगी। सिर्फ उस वक्त कम होंगी जब इंटरनेशनल प्राइसेस होंगी। जो प्राइसेस और कमोडिटीज़ हैं, जैसे गंदम है, आटा है, चीनी है, और ये सब चीज़ें कम हो सकती हैं अगर हम अपना मार्केट मैकेनिज्म सही करें, और अगर हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बेहतर हो तो हो सकती है। तो ये भी चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं महंगाई को कम करने के लिए, तो कोई इमीडिएट चांसेस ऑफ करेक्शन मुझे नज़र नहीं आता। ठीक। अच्छा सर, इसमें जो इस वक्त मौशी टीम है, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कैरियर है, दुनिया भर में वो काम करते रहे हैं, लेकिन एक तनकीद ये भी हो रही है कि हमारे जो डायनामिक्स हैं, ये सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे काम करना बड़ा मुश्किल है। आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा भी रहे, आप भी माजी में गिले शिकवे भी करते रहे, तो आप समझते हैं कि औरंगज़ेब साहब इस सिस्टम के अंदर काम कर सकेंगे? देखिए, बात ये है कि मैं इस बात पे कन्विंस हो चुका हूँ कि अगर आप इस वक्त कोई फरिश्ता या आइंस्टाइन भी ला के बिठा दें पाकिस्तान के टैक्सेशन सिस्टम में, तो वो जो फरिश्ता या आइंस्टाइन है वो इमीडिएटली कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता, और उस सोल्यूशन को हासिल करने के लिए हमें पॉलिटिकल गवर्नमेंट की और आवाम की सपोर्ट चाहिएगी, और साथ में एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी चाहिएगी, जो कि डिपेंड करेगा 3 चीज़ों पे। एक तो औरंगज़ेब की साहब की अपनी काबिलियत और उनकी अपनी डेडिकेशन, और इस तरह वो टाइम लगाएंगे। उसके अलावा जो चीज़ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होगी वो ये होगी कि क्या पॉलिटिकल सपोर्ट है, क्या पब्लिक की सपोर्ट है, क्या एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और क्या हम इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमें चीज़ें सही करनी हैं। जो माहौल पाकिस्तान में बन गया है और बनता जाता है वो ये है कि जब गवर्नमेंट आती है तो हम 5-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते लगते हैं कि हम चीज़ें सीरियस लेते हैं। उसके बाद जब IMF की इंस्टॉलमेंट आ जाती है, IMF का एग्रीमेंट हो जाता है, तो हम रिलैक्स कर जाते हैं और हम अपनी चीज़ों को सही नहीं करते। मुझे वो चीज़ें दोबारा होती नज़र आ रही हैं, और ये अगर हुआ तो पाकिस्तान तबाही की तरफ चला जाएगा। अच्छा सर, वज़ीर दिफा ने भी ये कहा कि मुल्क एक तरह से दिवालिया हो चुका है अगर हमने टैक्स के निज़ाम को बेहतर ना किया। माजी में जिस तरह आप भी चेयरमैन FBR भी रहे, आपकी आला सतह पे उस वक्त की हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन भी होती थी, तो ये लैप्स कहाँ पे आ जाता है? सर देखें, हर किसी की नीयत अच्छी होगी, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी, हुकूमत थी, वो भी यही चाहते होंगे कि बेहतरी आए, तो फिर क्यों नहीं बेहतरी आती? देखो, मेरी एक बात सुनो। वज़ीर ख़ज़ाना साहब 24 में ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया है, बैंक करप्ट है, ठीक है।
जब मैंने 16 दिसंबर 2021 को इमरान खान की सॉलिड गवर्नमेंट के दौरान ये बात की थी कि पाकिस्तान दिवालिया है, तो आप लोग सारे, पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमिक सोसाइटी, पाकिस्तान का हर आदमी मेरे खिलाफ हो गया था। तो पाकिस्तानी या तो बहुत स्लो हैं, इनको समझ नहीं आती, या ये मुनाफिक हैं। 19, 20, 21, 22, 23, 24 में आके कह रहे हैं कि दिवालिया है। क्या ये बात ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले की थी? क्या उनको समझ आ रही थी? ये सवाल है। सवाल ये नहीं है, या तो हम बहुत नालायक हैं या हम बहुत मुनाफिक हैं। अच्छा, इसमें सर आपको फेलियर किस लेवल पे नजर आता है? अवाम, देखिए इसमें अवाम ने भी तो कंट्रीब्यूट करना है। अब ताजरों को कहा जा रहा है, छोटे दुकानदारों को कहा जा रहा है कि आप टैक्स नेट में आए, वहाँ से रेजिस्टेंस आता है। सियासी सतह पे ऐसे फैसले होते हैं, फिर आपकी जो अदलिया है उसके ऊपर भी तनकीद होती है कि वहाँ पे स्टे मिल जाता है, एस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद होती है। क्या ये कोई परफेक्ट मिक्सचर है जिसने ये इस किस्म के हालात पैदा कर दिए, या कोई एक फरीक ऐसा है जिसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है? ये इसकी जिम्मेदारी बिल्कुल सिंपल है कि ये जो मुल्क बना था, ये एक नज़रिए पे बना था जिसका ताल्लुक मईशत से नहीं था, और कभी भी कोई माशरा नज़रियों की बुनियाद पे ज़िंदा नहीं रह सकता, और ख़ास तौर पे वो नज़रिया जिसके बारे में शदीद इख्तिलाफात पाए जाते हों अमल दरामद में। तो ये जो इस तरह की बातें होती हैं, नज़रियाती सरहदें और आइडियोलॉजी सरहदें, इस तरह से माशरे नहीं चला करते। और उसके बाद हमें अमेरिका की और वेस्ट की सपोर्ट आती रही बहुत बड़ी तादाद में, और वो जो डॉलर आते रहे वो उन्होंने हमारी आदतें बिगाड़ दी। एक काहिल बच्चे को आपने पैसे दे दे के इतना ख़राब कर दिया कि अब वो इस काबिल ही नहीं है कि अपने पाँव पे खड़ा हो सके। ये है पाकिस्तान की आज माशी हालत। पाकिस्तान एक वो काहिल बच्चा है जिसको कभी अपने पाँव पे खड़े होने की आदत ही नहीं है। तो ये हमारी सोच रही है माशी तौर पर, और इस सोच ने पूरी पाकिस्तान की जो डायनेमिक ऑफ इकोनॉमिक्स को तबाह कर दिया, और उसकी वजह से पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बन गया। अब हमें अगर अब भी आज अकल आ जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। अच्छा सर, देखिए अब इसमें हमने बेहतरी तो लानी है ना, हुकूमत भी कोशिश कर रही है। अब कहा जा रहा है कि बाहर से इन्वेस्टमेंट को लोअर इन करना है, उनको यहाँ पे लेके आना है, ऐसी मराद देनी है। SIFC भी हमारे सामने बनी, वो भी एक मिसाल है। हुकूमती सतह पे काम हो रहा है, इदारे एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से कोई बेहतरी होती हुई आपको नज़र आ रही है? कोई इन्वेस्टमेंट आएगी? बात सुनो, ये क्यों कौम को लाल बत्ती दिखाते रहते हो तुम? पहले तुमने CPEC की लाल बत्ती दिखाई, अब एक और लाल बत्ती दिखा रहे हो। तुम मुझे बताओ कि पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा इंडस्ट्री में पाकिस्तान में। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, आपको क्या हो गया यार? मुझे, आप लोगों को क्या हो गया यार? आप इस तरह की बातें क्यों करते हो कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और ये आएगा? पहले लोकल एनवायरनमेंट सही होगी तो फिर आएगी ना। पहले लोकल की इन्वेस्टमेंट तो करो। आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। इंडिया का डॉलर 83 रुपए का है, आपका डॉलर 280 रुपए का है। आप किस दुनिया में बैठे हो? यही तो प्रॉब्लम है जो आप कह रहे हो कि आपने भी तकरीर कर दी कि जी ये हो गया, SIFC आ गया, ये आ गया, वो आ गया, और आएगी, हम ठीक हो जाएंगे। भाई मैंने कतन तकरीर नहीं की, मैंने तो देखे ना, हमें तो खुशी होती है ना अगर पाकिस्तान में कुछ है। मैंने तो आपसे पूछा कि आप इस पे रोशनी डालें, तो हमें तो खुशी होगी अगर कुछ होगा। बात सुनो, मुझे तुम्हारी खुशी नहीं चाहिए, मुझे हकीकत चाहिए। नहीं, हमें खुशी होगी अगर हकीकत में ऐसा होता। यही तो मैंने हकीकत सामने लाने के लिए तो आपसे पूछा कि आप हमें हकीकत बताएं। मैं तुम्हें यही तो कह रहा हूँ, ये लंबी कहानी तुम प्रेजेंट कर रहे हो ना कि ये हो जाएगा, ये आ गया। तुमने मेरे मुंह से सुना है कभी? जी, तो इसलिए तो सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये कतन मेरी कहानी नहीं, ये तो हुकूमत की कहानी है जो वो अवाम को सुनाते हैं, और मैं आपसे उसके बारे में पूछ रहा हूँ। हुकूमत की कहानी चलने दो, सुनते रहो बस। पर सर हमने मुल्क चलाना है ना, और आप जैसे लोग इसमें किरदार अदा कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, इसलिए तो हम आपसे पूछते हैं। मेरी बात सुनो, हुकूमत की कहानी सुनते रहो ना। हुकूमत चलाती जा रही है और अवाम तबाह होती जा रही है, यही है ना, तो सुनते रहो कहानी। शबर जैदी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शामी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा सर, आज मुल्क भर में सेनेट का इंतखाब हुआ, KP में नहीं हुआ। फिर हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं
जिनका ताल्लुक दीगर सूबों से है, कोई सिंध से है, कोई पंजाब से है, वो अचानक केपी में नुमादार होते हैं, वहाँ से अपनी ज़मानत करवाते हैं और फिर केपी से जिस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, क्या ये सारा मामला आपको एक सादा सा सियासी मामला लगता है कि थोड़ी सी कोई इसमें चीज़ आपको परेशान भी करती है कि एक सूबा बिल्कुल हमें अलहदा नज़र आ रहा है? देखिए, जो केपी के है उसमें इस वक्त पीटीआई की हुकूमत है, खा नाम उसका कुछ भी हो, और वहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उसने हासिल की है और लोगों की भारी अक्सरियत उसके साथ है। इसी तरीके से आप देखें तो एक सेंटीमेंट तो वहाँ मौजूद है, लेकिन अब जाहिर है कि ये हुकूमत जो है वो दस्तूर के ताबे कायम है और हमारा निज़ाम भी एक दस्तूर के ताबे चल रहा है। इसलिए केपी के अंदर अगर जो लीडर जो हैं वो जाते हैं या वहाँ महसूस करते हैं तो वो तो एक नेचुरल सी बात है, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वहाँ उनको फॉलो नहीं करेगी या उनको गिरफ्त नहीं करेगी, तो इसलिए वहाँ से वो रिलीफ लेते हैं आर्जी ही तौर पर सही। तो मेरे ख्याल ये जो सूरत हाल है, अगरचे आपका सवाल तो बड़ी अहमियत रखता है, लेकिन ये हकीकत भी है कि केपी के जो है इस वक्त बाकी सूबों से उसके हालात मुख्तलिफ हैं, उसकी सोच मुख्तलिफ है, उसकी लीडरशिप मुख्तलिफ है। और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जबकि सिंध में जरदारी साहब का परचम लहरा रहा है। तो इस लिहाज से तो जाहिर है अगर के तहरीक इंसाफ के लोग अपने आप को महसूस करते हैं केपी के में, तो वो तो एक फितरी बात है। ठीक, अब इसमें सर कोई तसादुम की सूरत हाल तो नहीं आपको लगता कि वफाक में, मैं सियासी तसादुम की बात कर रहा हूँ, वफाक और केपी में आगे जाके ये कोई ऐसी सूरत हाल? अभी तो जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने जो ख्वातीन की नशिस्तें हैं उसके हवाले से पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया है और कहा है कि वो जो उनको हलफ दिया जाए जो कि दूसरी जमातों की अरकान जो हैं वो मुंतखब हो गई हैं और पीटीआई को वहाँ ख्वातीन की नशिस्तें नहीं मिल पाई। लेकिन पीटीआई के जो जिम्मेदार हैं वो तो उस फैसले पर अमल नहीं कर रहे और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और आज सूबाई असम्बली का इजलास भी नहीं हो रहा और फिर वो हलफ भी नहीं उठा सकी और वहाँ सेनेट के इंतखाबात भी नहीं हो रहे। तो अब ये तो मतलब जाहिर है कि कुछ तजावुज़ भी तो हो रहा है ना आइन और कानून के दायरे से। तो पीटीआई के जिम्मेदारों को भी समझना चाहिए, अगर तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला ये होता और तो फिर तो उसको वो फॉलो कर लेते, लेकिन अब तो फैसला तो उनके खिलाफ आया है तो उसको उन्हें तस्लीम करना चाहिए। उसमें सर जो वज़ीर आला की लैंग्वेज है, आज तो उन्होंने बाकायदा ये कहा कि हम किसी सूरत में हलफ नहीं लेने देंगे, ये हमारा हक है। तो वो तो ये एक तरह से तौहीन अदालत की वैसे पटिशन तो गई है, लेकिन लग रहा है इस तरह है कि वो ये समझ रहे हैं कि हम अगर मुज़ामत करेंगे तो शायद कोई हमें हमारा कोई हक वगैरह मिले। ये सोच उनकी किस हद तक दुरुस्त है आपकी नज़र में? देखिए, ये सोच तो बिल्कुल गलत है। जब वो अदालत में मामला है तो अदालत का जो फैसला है उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर उस पर अमल नहीं किया जाएगा तो पीटीआई के लिए मुश्किलात पैदा होंगी, गंडापुर साहब के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। तो कोई ऐसी देखें, जब वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं और फैसला उनके खिलाफ आता है तो उस पर भी अमल करना चाहिए। जब फैसला उनके हक में आए तो उस पर भी अमल होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि कड़वा कड़वा जो थू और मीठा मीठा हक। तो ये तो अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी सूरत नहीं है। ठीक है, केपी के हालात हैं, वो एक बड़ा हमारा हसास सूबा है, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, लेकिन बहरहाल वहाँ आईन और कानून के ताबे ही हमें चलना है और पीटीआई को भी उसके ताबे चलना चाहिए और उसके मुखालफों को भी उसके ताबे चलना चाहिए। अच्छा सर, ये जो हालिया सेनेट के इंतखाबात हैं, एक तरफ जहाँ पे केपी में फ़िलहाल उसको मुअत्तल या मुलतवी कर दिया गया है, दूसरी जानिब हमने देखा कि बहुत सारे लोग बिला मुकाबला भी सामने आए। उसमें कुछ निगरान सेटअप के लोग भी हैं, वज़ीर आज़म साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं और फिर एमल वली खान साहब, जिन्होंने सारी ज़िंदगी, जिनकी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा की सियासत की और उधर के हालात के ऊपर वो हमेशा बात करते हैं, लेकिन वो भी बलोचिस्तान से बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये भी हमारी बस सियासत का हुस्न है या बदलती हुई सियासत है? कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जो हमारा आइन है वो इस बात की इजाज़त देता है और कानून भी इस बात की इजाज़त देता है कि अगर कोई शख्स जो है वो वोटर बनता है किसी दूसरे सूबे का या वहाँ सकूनत इख्तियार करता है, अपना वोट ट्रांसफ़र कर लेता है,
तो वो उस सूबे का शहरी समझा जाएगा। और बलूचिस्तान में भी क्योंकि पश्तून इलाका जो है बहुत बड़ा है और उससे ताल्लुक भी है अहमद वली खान का, तो इसलिए वहाँ अहमद वली खान ने अपना वोट ट्रांसफ़र कराया और वहाँ से वो सेनेटर मुंतखब हो गए। और इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए। अगरचे कि कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब होने के लिए आपको वोट ट्रांसफ़र नहीं कराना पड़ता, वो तो आप पूरे मुल्क में किसी जगह से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन सेनेट का मामला मुख्तलिफ है। तो अब ये जो कुछ भी है ये आइन और कानून के दायरे में हो रहा है और उससे पहले भी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। यानी प्रोफेसर खुर्शीद साहब जो थे उन्होंने अपना वोट ट्रांसफ़र कराया था KPK में और वहाँ से वो सेनेटर मुंतखब हुए थे। और इसी तरीके से हमारे कराची में रहने वाले पश्तून भाई जो हैं वो भी अपना वोट ट्रांसफ़र करा के और KPK से सेनेटर मुंतखब होते रहे। तो ये जो कानून जो है वो इस रास्ते में रुकावट नहीं डालता, एक तरीका तय करता है, उसके मुताबिक ये सारे मामलात होते हैं और हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, ये जो जजेस वाला मामला है, ख़त लिखा गया जजेस की जानिब से और अब मोअज़्ज़ज़ अदालत ने इस पे सुमोटो एक्शन भी ले लिया है, आपको लगता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा, इसका कुछ ना कुछ कोई हल निकलेगा, या फिर ये एक तवील जो फहरिस्त है यहाँ पे केसेस की और कमीशंस की उसी में इजाफा होगा बस? देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया है और एक बड़ा बेंच भी मुकर्रर कर दिया समाअत के लिए, तो आपको कमीशन का मामला तो रहा नहीं। और ये वैसे भी मैं समझता हूँ कि ये मामला अव्वलन तो खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तय कर लेना चाहिए था और इंतजामी इक़दाम करने चाहिए थे जिससे जो लोग मदाखलत कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती। और अभी सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। हम इजाज़त नहीं दे सकते किसी तौर भी किसी भी अदारे को, खा वो कितना ताकतवर क्यों ना हो, कि वो अदालती मामलात में मदाखलत करे और अदालतों को अपने ज़ेरे असर लाने की कोशिश करे। तो जो लोग भी हैं ज़िम्मेदार, उनको जहाँ सज़ा मिलनी चाहिए वहाँ मुस्तक़बिल में भी हमें तय कर लेना चाहिए कि इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी तो उसका सद्देबाब कैसे होगा। अगर अदालतें भी हमारी मजाक बन के रह जाएंगी तो फिर तो हमारा पूरा मुआशरा जो है तितर बितर हो जाएगा, फिर हमारा नज़्म इज्तिमाई जो है वो मुंतशिर हो जाएगा। तो हमें हर कीमत पर अपने दस्तूर की और उसमें दस्तूर में बयान की गई हदूद क़यूद की पैरवी करनी है, उसको फॉलो करना है। इसके बगैर तो फिर हमारी रियासत जो है उसको हम संभाल नहीं सकेंगे। ठीक। अच्छा सर, अभी हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि जो इमरान खान साहब और उनकी अहलियाँ हैं तोशा खाना केस में अगर उनकी सज़ा मअतल होती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। अब उनको 14 बरस वहाँ पे सज़ा हुई हुई है और नैब ने इतनी मेहनत करके उन्होंने कहा कि हमने एविडेंस इकट्ठे किए और उनको सज़ा दिलवाई और अब वो ये कह रहे हैं अगर मअतल हो जाए तो हमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह माजी में शरीफ ख़ानदान के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, उनके मुकदमात चलते रहे, बाद में नैब ने कहा कि जी अब हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो ये जो सारा अमल इस तरह जब चलाया जाता है, आप नहीं समझते कि फिर ये पूरा अमल सर उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान ला जाता है? देखिए, बात तो आपकी दुरुस्त है। असल में बात यह है कि जब नैब के चेयरमैन ऐसे मौजूद होंगे जो किसी दबाव में आ जाएंगे और उसके मुताबिक फैसले करेंगे तो उसके नतीजे में वो सारी कबाहतें पैदा होंगी जो माजी में हुई हैं। और जस्टिस जावेद इकबाल ने इस हवाले से कोई काबिल फ़ख्र काम नहीं किया। और लेकिन अब तो एक उसकी सरबराही जो है एक रिटायर्ड जर्नल के सुपुर्द है और जिनकी बड़ी अच्छी शोहरत है, नज़ीर अहमद साहब की। तो अगर उनकी क़यादत में नैब ने मामले का असर जायज़ा लिया है और एक ऐसा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जिससे खान साहब को रिलीफ मिलने में आसानी हो सकती है, तो इसका खैर मक़दम करना चाहिए। और नैब को चाहिए कि दूसरे मामलात जो हैं उनका भी जायज़ा ले और जहाँ जहाँ नज़रसानी हो सकती है वो नज़रसानी की जाए। आखिर कब तक हम एक दूसरे को चौके देते रहेंगे, एक दूसरे को जख्म लगाते रहेंगे और हमारे लीडर जो हैं उनका तमाशा बनाते रहेंगे, उसके नतीजे में तमाशा बनते रहेंगे। तो कोई हद तो होनी चाहिए ना, कहीं तो फुल स्टॉप आना चाहिए। अच्छा, नैब की क़यादत जो मौजूदा है जी इस हवाले से यानी ऑब्जेक्टिवली मामलात को देख रही है तो बड़ी खुशाइंद बात है।
तो इसमें तो हमें मुसर्रत का इज़हार करना चाहिए। अच्छा सर, यहाँ पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग में एक दूसरे को सियासी जख्म भी लगाए जाते हैं, जिसकी जानिब आपने भी इशारा किया, विक्टिमाइजेशन भी होती है। एक तो ये भी बताइएगा कि ये जो जख्म है ये सिर्फ सियासी जमातों तक महदूद होते हैं कि या फिर माशरे को और मुल्क को भी लगते हैं और मुल्क भी ब्लीड करता है, ये भी बताइएगा। और दूसरा, क्या इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है सर? देखिए, अगर आप अपने माजी पे नज़र डालें तो रिलीफ लोगों को मिलते रहे हैं। आज मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहाँ खड़े हैं? आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले कहाँ खड़े थे? और वक्त जो बदलते देर नहीं लगती, तो इसलिए इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिल सकता है और मिलना भी चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब हमारे अहले सियासत है, उनकी जिम्मेदारी है तो वो एक दूसरे को जीने का हक दें, एक दूसरे को तस्लीम करें, एक दूसरे को स्पेस दें। बुनियादी जिम्मेदारी तो उनकी है। जब वो एक दूसरे के साथ मिलके नहीं बैठते, कोई कवायद ज़वाबत के अंदर रहते हुए मामला नहीं करते, उससे फिर दूसरे अनासर फ़ायदा उठाते हैं। फिर हमारा जश्न सियासत भी मजरू होता है और जश्न कौमी भी मजरू होता है। हमारी मुआशरत भी ख़राब होती है, हमारी मईशत भी ख़राब होती है। तो आज जो कुछ हमने हाल किया है अपना, वो अपने मुल्क का, वो तो हमें देखना तो चाहिए ना। कम से कम अपना हाल ही देख लें आईने के सामने खड़े होकर। ठीक। अच्छा सर, आखिर में बताइएगा कि ये जो वफाकी काबीना है उसमें 2 बड़े इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, दाखिला का और ख़जाना का। अब एक पे मोहसिन नकवी साहब हैं, एक पे औरंगज़ेब साहब हैं। दोनों शख्सियात का नून लीग से, पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये फिर हुकूमत जो है, ये क्या आप समझते हैं कि एक बाख्तियार हुकूमत है और शहबाज शरीफ साहब के ये लोग अंडर काम कर रहे हैं या उनके साथ काम कर रहे हैं? देखिए, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो तो आपको मालूम है कि यानी असदुर रहमान साहब जो मुस्लिम लीग के पुराने रहनुमा हैं और खलीलुर रहमान रमदे साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनके भतीजे हैं और शायद रमदे साहब के दामाद भी हैं। तो उन सब तो मुस्लिम लीग से एक पुराना ताल्लुक़ है और उनको तो अजनबी नहीं कह सकते आप बिल्कुल। जहाँ तक मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक़ है, उनको भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने गोद ले लिया है। तो जब आप ओन कर लें जो जमातें, तो फिर क्या कहेंगे आप? उनको इस पर मुबारकबाद ही देंगे ना। तो अगर वो राजी हैं तो हमें क्या नाराजगी हो सकती है? बिल्कुल, हमें क्या जरूरत है एतराज करने की? खुदा खुश। बिल्कुल ठीक। शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। कल अगेन आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू।